अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 7 है। तो लास्ट टाइम हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी और साथ में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उस पे अप्लाई की थी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो आज मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढी थी आप लोगों के लिए सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, क्योंकि आप लोग साइंसेस के स्टूडेंट्स हो, फिज़िक्स के स्टूडेंट हो, इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो थोड़ा सा मतलब कोर्स आउटलाइन में रहते हुए तो मैंने मैनेज किया कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। तो उसमें रहते हुए मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढी, फिज़िक्स में कंप्यूटर साइंसेस में भी यूज़ हो सकती है और इसी तरह मल्टीपल फील्ड्स में इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल मैंने ढूंढी और ये समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन, इनका इनका कोई ना कोई काम होता है किसी भी ना किसी सिस्टम में। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ढूंढी, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एल जो है ये इंडक्टेंस है, इंडक्टर होता है हमारे पास एक, ये एल उसकी इंडक्टेंस है। डी आई बाई डी टी क्या चीज़ है? आई करंट की रिप्रेजेंटेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कुछ टाइम के मुताबिक करंट में कितना चेंज आता है, ये वो चीज़ है। तो ये रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इंडक्टेंस के साथ, प्लस ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर, सॉरी, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है। जैसा कि आपको पता है V किसके इक्वल होता है? आई आर के। तो ये वोल्टेज है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ आपने पढ़ा हो तो ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, ये इंडक्टर का वोल्टेज है। तो यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के इक्वेशन निकाली गई है, जो कि किरचॉफ लॉ कहता है कि पूरे सिस्टम की जितना वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल वोल्टेज होता है सिस्टम की। तो ये एक इक्वेशन निकाली गई है, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा है? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इंडक्टर के वोल्टेज को एल डी आई बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस के वोल्टेज को V इज इक्वल टू आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और इसी तरह से कैपेसिटर पे कोई ना कोई वोल्टेज हो सकता है, इसी तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं। तो फिज़िक्स के अंदर या साइंसेस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की काफ़ी सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, दुनिया करती आ रही है आज तक। ठीक है, तो वोल्टेज को या करंट को किसी फॉर्म में लिखा जाता है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है इंडक्टर के अंदर और ये वोल्टेज की इक्वेशन है रेजिस्टेंस के अंदर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नज़र आ रही है। तो उसने कहा है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि करंट स्टार्ट पे किसके इक्वल है? आई नॉट के इक्वल है। आई नॉट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, आई ऑफ ज़ीरो मतलब स्टार्टिंग पे जब टाइम ज़ीरो है तो तब करंट इतना है। ठीक है, तो आर इज़ अ रेजिस्टेंस एंड एल इज़ अ इंडक्टेंस, ये दोनों भी कांस्टेंट हैं। वेरिएबल क्या है? करंट वेरिएबल है। ठीक है, टाइम वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, करंट देखें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये तो बात मुझे समझ आ गई कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, जैसे कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में किया जाता था। कैसे? कि वेरिएबल्स को अलग अलग किया जाता था। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है आई और दूसरा वेरिएबल है टी, तो एक साइड पे आई की सारी क्वांटिटीज़ कर देंगे, दूसरी साइड पे टाइम की सारी क्वांटिटीज़ कर देंगे। तो ये देखें, मैंने आ रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये मैंने इक्वल टू उधर जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखें, ये प्लस आ रही को आगे ले आके क्या लिख दिया? माइनस आ रही। ठीक है, ये एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो देखें, ये एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाके मैंने क्या कर दिया? उसको डिवाइड। ठीक हो गया। यहाँ पे आई है, यहाँ पे टाइम है, मैंने टाइम को एक तरफ लाना है, करंट को एक, आई को एक तरफ लाना है। तो ये डी टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें, डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल डी टी। देखें,
टाइम वाली दो वेरिएबल्स हैं, एक टाइम है और एक आई है। आई वाली टर्म्स अलहदा हो गई हैं, टाइम वाली टर्म अलहदा हो गई। इसका मतलब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके हमने वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया है, उसको इस साइड पे लिख दिया, उसको इस साइड पे लिख दिया, तो इट्स अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन आ गई ना आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की या किसी भी फिजिकल सिस्टम की, तो उसमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने अलग अलग कर दिया। चलें जी, हमने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो आप इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने लिखा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया है, उस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया। तो देखें ये डी आई था, मैंने लिखा डी आई, 1/i लिख दिया। ठीक है, जिसके साथ ऊपर कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1/i डी आई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आर भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो -r/l को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, डी टी वैसे का वैसे ही। आपको कल भी मैंने बताया था कि 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसी तरह 1/i की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ i इज इक्वल टू -r/l इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके इक्वल होता है, सिंपल t के। हमेशा याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके इक्वल है, अकेला t के, प्लस समथिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन करें आता है, उसको मैंने c1 से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पेज के इस पेज पे इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है, ज़रा गौर से देखें, उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग आ गया है, तो नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है तो दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंट लिया, तो ये बना ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इस साइड पे भी एक्सपोनेंट लिया, तो ये बन गया ई रेज टू पावर एक्सपोनेंट ऑफ ई रेज टू पावर, ये पूरी की पूरी टर्म वैसे की वैसे आ गई है, क्योंकि एक्सपोनेंट लिया तो एक्सपोनेंट की पावर में वो पूरी टर्म चले जाती है। यहाँ पे एक्सपोनेंट इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, आई। एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, आई इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट, ये देखें ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में जब दो चीज़ें ऐड हो रही हो तो जब एक्सपोनेंट को अलग अलग करें तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। ये आपने कानून पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट का, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर वाई। ये कानून है किसका, एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट की पावर में दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो एक्सपोनेंट वो दोनों आपस में जो है वो प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसी तरह मैंने क्या किया, ई रेज टू पावर -r/l ऑफ टी, ये प्लस है तो ये प्रोडक्ट हो गया। अलग अलग जगह एक्सपोनेंट को जब अलग अलग किया जाता है तो वो जो प्लस हो रही होती टर्म वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये एक्सपोनेंट का कानून है। तो हो गया, यहाँ पे i इज इक्वल टू दिस टर्म ई रेज टू पावर c1, c1 वैसे ही कांस्टेंट था, तो मैंने कहा है कि लेट c इज इक्वल टू ई रेज टू पावर c1। अगर c1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक्सपोनेंट लेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, तो मैंने उस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, c किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर c1 के। ठीक हो गया, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, c, देखें c लिख दिया, ई रेज टू पावर -r/l इंटू टी, ये वैसे का वैसे ही। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। देख लें, आई है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है टी, बाकी आर भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। देखें वही, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। हमने इस पे अप्लाई करनी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल कंडीशन आपको गिवन थी, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आई नॉट। इसका क्या मतलब है, वेरिएबल कितने हैं, एक आई है, दूसरा टी है। इसका ये मतलब है जब टी 0 होगा तो आई किसके इक्वल आएगा, आई नॉट के। जब टी की वैल्यू 0 होगी तो आई किसके इक्वल आएगा, आई नॉट के। ये जिस तरह मैं आपको पहले बताता होता था, अगर कहीं पे लिखा हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी निकलती, 2, जिस तरह से पहले एग्जांपल्स करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन को देख के मैंने कहा अगर t की वैल्यू 0 हो तो i की वैल्यू कितनी आती है, आई नॉट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी t लिखा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 0। तो ये देखें एट 0 काम कर रहे हैं तो लिखा मैंने आई ऑफ 0 इज इक्वल टू सी को सी रहने दिया, ई रेज पर -r/l को ई रेज पर -r/l रहने दिया, और t की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ये बचा ई रेज टू पावर 0। ठीक है, सी वैसे का वैसे ही। आई ऑफ 0 किसके इक्वल है, गिवन आई ऑफ 0 किसके इक्वल है, आई नॉट के, उसकी जगह आई नॉट। ये गिवन थी, ये चीज़ गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन के शुरू में ये देखें, ये गिवन है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, आई ऑफ 0 आई नॉट के, तो आई नॉट किसके इक्वल आ गया, सी ई रेज टू पावर 0। आपको पता है ई रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है।
तो या 1 बचा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आई नॉट, तो मैंने लिख दिया सी की वैल्यू कितनी आ गई आई नॉट। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को यूज़ किस लिए करते हैं कि जहाँ कहीं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें कुछ कांस्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। तो सी की वैल्यू आई नॉट आ गई है, इसको उसी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन में पुट कर दो। आई इज इक्वल टू सी की जगह क्या पुट कर दिया आई नॉट ई रेज़ पर माइनस आर ओवर एल टी। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंफर्म कंप्लीट सॉल्यूशन है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये एक मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, याद रखें कभी भी मैथमेटिशियन अकेला काम नहीं करता, या कभी कोई इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट अकेला काम नहीं करता। हमेशा साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। कैसे? कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, उससे इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट होती हैं, फिर उनको इस तरह से उनके सोल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। ये सोल्यूशंस, अब इन सोल्यूशन से क्या मिलता है? इस सोल्यूशन से ये मिलता है कि ये टाइम आपकी इनपुट है, करंट आपकी आउटपुट है। तो जब ये सोल्यूशन मिल गया तो मैं यहाँ पे इनपुट को चेंज करूँगा और आउटपुट को देखूंगा वो कितनी चेंज होती है। ठीक है, इससे हमें किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस पता लगती है कि आया कितनी इनपुट दोगे कितनी आउटपुट चेंज होगी। तो याद रखें मैथमेटिक्स का काम ये देखें है तो वो सारा रियाजी, वो इंटीग्रेशन, वो डेरिवेशन है, लेकिन इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच।